हम बात कर रहे थे कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में आपने एक चीज याद रखनी है कि एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ जो होता है ये सेम नहीं होते। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम नहीं होते। हाँ, ये बात है कि ये सेम कब होंगे, जब दोनों फंक्शन सेम होंगे ना। अगर एफ और जी इक्वल होंगे ना, तो फिर इन एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ भी सेम हो जाएंगे। बाकी रिस्ट्रिक्शन फंक्शन दोबारा से मैं बता देता हूँ, मैंने टोपोलॉजी में भी बताया था रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन कहाँ यूज होता है। तो आप मान लें कि आपके पास एक फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, चले ये फंक्शन हम कह लेते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। तो एफ ऑफ एक्स जो है ना वो है एक्स स्केयर के इक्वल, या ऐसे कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो है ना वो स्केयर रूट ऑफ एक्स है। तो अब अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ देखें, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, सबसे पहले नंबर पे तो आपको डोमेन और रेंज का तो पहले ही पता है ना। मैं आपको अगर इसकी डोमेन बताऊं, तो इसकी जो डोमेन है ना वो 0 से इन्फिनिटी है। आप इसमें नेगेटिव नंबर पुट कर ही नहीं सकते। अगर आपको रियल नंबर चाहिए आउटपुट में, तो आप इसमें नेगेटिव नंबर पुट कर ही नहीं सकते। जब नेगेटिव नंबर पुट करेंगे ये उल्टा आ जाएगा। ठीक है, जब आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो ये उल्टा आ जाएगा। इसका वैसे अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, इस तरह के ग्राफ्स आपको आने चाहिए बनाने। वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अब आपने आपको पूरी रियल लाइन की तो जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप आर की जगह पे आर का सबसेट लिखते हैं, ठीक है, मतलब एक फंक्शन बनाए f1, एक नया फंक्शन बनाए जहाँ पे आर का कोई सबसेट हो, वो हम ये कर लेते हैं ना, 0 से इन्फिनिटी कर लेते हैं। और आउटपुट में आप, क्योंकि रेंज जो है वो भी पॉजिटिव एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, तो आउटपुट में भी आप जो है ना 0 से इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आउटपुट पे कंडीशन नहीं कोई भी रखता। सिर्फ डोमेन को जब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, कम कर देते हैं, तो वो फिर रिस्ट्रिक्शन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आप आर पूरा नहीं यूज कर रहे, आर का एक सबसेट यूज कर रहे हैं, तो इसी को रिस्ट्रिक्शन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी जो है ना ये सबसेट है रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे भी उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, एफ एक फंक्शन है ए से बी तक। तो इस ए की जगह पे अगर ए का सबसेट हम यूज करें, जैसे A1 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा जूम किया। तो A1, अब A1 से बी तक एक नया फंक्शन जो बनेगा ना वो एक रिस्ट्रिक्शन फंक्शन होगा ओरिजिनल फंक्शन का, ये वाला। F1 इज रिस्ट्रिक्शन फंक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एफ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ। सही हो गया। तो ये आपको अगर क्वेश्चन भी आए तो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन यही होता है कि आप ये जो इनपुट वाला सेट होता है ना, इसका सबसेट यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है,
वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। नंबर थ्योरी में ये प्रॉपर्टी जो है ना सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये में मल्टीपल चॉइस आया था 2020 के पेपर में। 2020 का जो पीपीएससी का पेपर था ना, उसमें वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी उन्होंने पूछी हुई थी कि क्या होती है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी यही होती है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट हो, या आप एन की जगह पे यूज कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी सबसेट हो। तो सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी सबसेट होगा, उसका कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर सेट में कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होता है, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सेट बताता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स का मैं एक सबसेट ए ले लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से जो है ना 10 तक। अब माइनस इन्फिनिटी से 10 तक हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट मैंने लिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लीस्ट एलिमेंट नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लीस्ट एलिमेंट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे छोटा नंबर है, लेकिन ये क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसी तरह अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप ले लें, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई सबसेट आप ले लें, ए सबसेट है नेचुरल नंबर का, ए आ गया जी 4 10 11 और 12। तो अब ये मैंने एक सबसेट ले लिया, तो इसमें जो लीस्ट एलिमेंट है वो 4 है। कहने का मतलब है कि एन का कोई भी आप सबसेट लेंगे तो उसका कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट जरूर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। है तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे मैथमेटिकल इंडक्शन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछा जाता इतना। अभी आपका फोकस जो है ना पीपीएससी पे होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आगे जो है ना लेके जा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन इस तरह की बात आपसे पूछी जा सकती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली जो चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ असल में एक ऐसी बात होती है जो ट्रू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन इज लेस देन 2 एंड फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, ये एक ऐसी बात है जो ट्रू है। इसको प्रूव करने की जरूरत पीपीएससी की तैयारी में इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसी बातों का पता होना चाहिए। जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर है वो हमेशा लेस और इक्वल टू होता है अपने फिक्टोरियल से, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं, 2 raised to power n इज लेस देन n स्क्वायर रूट फॉर ऑल। अब n पे ये कंडीशन है, ग्रेटर और इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग टू n। कोई नेचुरल नंबर हो 4 या 4 से बड़ा हो, तो वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे आप 4 ही ले लेते हैं, 2 raised to power 4 क्या होता है? 2 raised to power 4 इज 16 एंड 4 factorial is equal to 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, 12 एंड ये 24 हो गया। तो 16 इज लेस देन 24, और ये चीज वाकई ट्रू है, 4 और 4 से बड़े जितने भी। तो इस तरह की जो बातें आपको एक्सरसाइजेज में भी मिलती है ना, उनको नोट कर लिया करें। सही है, अब डिविजिबल बाय चेक करने का ये मतलब है कि आप अब ये देखें ना, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो ये वाली एक्सप्रेशन है वो डिविजिबल बाय 6 है ऑल एन के लिए। तो इसका ये मतलब है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर यूज करें, यहाँ पे जैसे 2 यूज कर लेते हैं ना, 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 5 10, 18। अब 18 जो है वो 6 के टेबल में आ रहा है। ठीक है,
करके देख लेना, 6 और 18, 6 3 आर 18, ये पूरा पूरा डिवाइड कर गया, 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब है कि 18 इज डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह के भी वो छोटे छोटे मल्टीपल चॉइसेस पूछ लेते होते हैं पेपर में। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स में चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएंगे, जैसे एम्प्टी सेट जो होता है ना, इसमें 0 एलिमेंट्स होते हैं, एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है या वो एम्प्टी हो या उसमें n एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जो फाइनाइट नहीं होता। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे। कह रहा है अगर एक सेट फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो नेचुरल नंबर का ही कोई नंबर होगा। अब देखें कितनी उसने आसान सी बात कर दी है। जैसे ये देखें, मैं सेट ए ले लेता हूँ, 1 2 3 10 11 13। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। 6 आल्सो बिलोंग टू n। इसका मतलब है कि कोई भी सेट जो फाइनाइट होगा उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो एक यूनिक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 6। हम ये नहीं कह सकते कि 6 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जितने इसमें एलिमेंट है। इसमें 6 एलिमेंट ही रहने हैं, चाहे इनकी तरतीब आगे पीछे आप कर ले। ठीक है, हाँ अगर एलिमेंट कम करते हैं तो फिर एक नया नंबर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है नेचुरल नंबर का सेट एक इनफाइनाइट सेट है, ये हमें पता है पहले ही, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सर जी ये जो इम्पटी सेट है ये फिनाइट सेट में आता है। जी जी, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट हैं? एम्प्टी सेट की कोऑर्डिनैलिटी 0 है ना। यस सर। और जो ये वाला थ्योरम है ना, ये आप ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है ना, क्योंकि 0 यहाँ पे जो है ना नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस बुक में। कुछ अदर पॉजिटिव नंबर्स को भी नेचुरल नंबर कहते हैं और नॉन नेगेटिव को 0 भी शामिल कर लेते हैं। तो आपके जहन में जो क्वेश्चन है वो यही होगा कि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 फिर भी एक फाइनाइट सेट की कैटेगरी में। आप ये इसको फाइनाइट नहीं कह सकते, लेकिन अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखी जाए, ठीक है, तो एक फाइनाइट सेट या तो एम्प्टी होगा या उसमें n एलिमेंट्स होंगे। n एलिमेंट्स n में बिलोंग करेंगे ना। तो ये इसकी डेफिनेशन में दो बातें हैं, एम्प्टी और ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 0 n को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में भी दो बातें हैं ना। अगर एक सेट एम्प्टी होगा तो वो फाइनाइट होगा, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो भी वो फाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें और है। तो और का यही मतलब होता है, ये या ये कोई भी ट्रू हो तो ट्रू होती है बात। ठीक है, आपने इंटर पार्ट 1 में, एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 तो पढ़ा था ना। अभी मैं आपको याद करवा देता हूँ। वन मिनट। एम्प्टी सेट फाइनाइट है, एम्प्टी सेट है फाइनाइट है, लेकिन अभी मैं जो है ना, 1 मिनट आप रुके, आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ये एफएससी पार्ट 1 की बुक है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक आपने पढ़ा था। ठीक है, ये जो डिसजंक्शन है, ठीक है,
डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको दोबारा से याद करवा रहा हूँ। ये आर ऑपरेटर होता है, ठीक है। आर ऑपरेटर का मतलब है एक बार ट्रू है, दूसरी बात फॉल्स है, तो भी ट्रू होगा ना। मतलब कोई एक ट्रू हो तो ट्रू होता है। अब फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन है ना, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ये है, a set a set is finite, ठीक है ना। यहाँ पे इधर है, either it is empty, either it is empty or has n elements, ठीक है। अब और से पहले क्या है, it is empty, और के बाद क्या है, has n elements, ठीक है। तो अब empty सेट है ना, तो empty सेट में empty सेट तो खुद empty है, तो empty के लिए ये बात ट्रू हो गई। r को हमने लिख लिया है इस तरह से, ठीक है। और हैज एन एलिमेंट्स, अब देखें एम्प्टी सेट के ऊपर अगर हम ये बात सोचें कि इट हैज एन एलिमेंट्स, तो एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स है और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज फॉल्स है। लेकिन आर ऑपरेटर की वजह से ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। जो कि क्या आपके पास आ गया ट्रू। इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट की जो ये प्रेपोजिशन आपके पास बन रही है, उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो एम्प्टी सेट जो है वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। बात समझ आ गई है कि नहीं। एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा। ठीक हो गया। तो इस और का, इसको मैंने पहले अंडरलाइन इसलिए किया था कि इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। चलें आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक सेट फाइनाइट है, दो केसेस बनेंगे ना, या एम्प्टी होगा या उसमें एन एलिमेंट्स होंगे। अगर एन एलिमेंट्स होंगे तो एन कोई नेचुरल नंबर होगा और वो यूनिक होगा। वो ये थ्योरम ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। अभी क्लियर सी बात है, एक छोटा सेट है, एक बड़ा सेट है, टी एस का सबसेट है, ठीक है। आप इसको इस तरह से रीड किया करें कि टी एक छोटा सेट है, एस एक बड़ा सेट है। तो लेट्स से कि ये बड़ा सेट है, ये कोई छोटा सेट है, ठीक है। ये टी है और ये एस है। अगर बड़ा सेट फाइनाइट होगा तो छोटा भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर छोटा सेट इनफाइनाइट होगा तो जाहिर है एक इनफाइनाइट सेट से बड़ा सेट वो भी इनफाइनाइट होगा। तो ये दो बातें यहां से निकलती हैं कि अगर बड़ा सेट फाइनाइट होगा तो छोटा सेट भी फाइनाइट होगा, और अगर छोटा सेट इनफाइनाइट होगा तो फिर बड़ा सेट भी इनफाइनाइट होगा। आप इसको अपने माइंड में सोचिए, आपको समझ आ जाएगी सारी बात की, ठीक है। जी काउंटेबल सेट आ गए हैं। काउंटेबल सेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी के कोर्स में काउंटेबल की डिस्कशन हमने की थी कि एक सेट जो है ना डिनोमिनेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट कब होता है, जब आपके पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है एन से उस सेट तक, एन से उस सेट तक। अच्छा अजान हो रही है, मुझे वैसे आवाज नहीं है, चलें रुक जाते हैं फिर हम। अभी अजान हो रही है ना, एक दो मिनट थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं।
तो डिनोमिनेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट की हम बात कर रहे थे। कोई भी सेट होगा ना एस, वो डिनोमिनेबल कब होगा, या डिनोमिनेबल को काउंटेबली इनफाइनाइट भी कह सकते हैं ना। तो अगर आपको कोई ना कोई फंक्शन मिल जाए, ठीक है, एन से लेकर उस सेट एस तक, तो अगर आपको एन से एस तक या एस से एन तक कोई बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है, तो वो फंक्शन, वो जो सेट होगा ना, वो डिनोमिनेबल हो जाएगा। अब वो कह रहा है एक सेट काउंटेबल कब होता है, या वो हर फाइनाइट सेट काउंटेबल जरूर होता है। तो अगर वो डिनोमिनेबल हो, अब डिनोमिनेबल होने का मतलब है कि कोई ना कोई फंक्शन मिल गया है, ठीक है। फंक्शन मिलने का मतलब है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन था, इस वजह से ये डिनोमिनेबल है। और फाइनाइट तो वैसे ही काउंटेबल होते हैं, तो ये दोनों कैटेगरीज काउंटेबल में आती हैं। तो आप इस तरह से कर लेना कि ये आपके पास एक सेट है, ठीक है, ये काउंटेबल है, और ये आपके पास एक सेट है जो अनकाउंटेबल है, सॉरी, ये आपके पास फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट। मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको आप इस तरह से अपने माइंड में रखें, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं, इसको आप कर लें, काउंटेबल कर लें। और ये जो सेट है ना, इसको आप कर लें इनफाइनाइट। अब देखिए, कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो इनफाइनाइट तो होते हैं पर काउंटेबल होते हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आ गए ना। इस यहाँ पे वो वाले सेट हैं जो इनफाइनाइट होने के साथ साथ काउंटेबल है, और यहाँ पे जो है ना फाइनाइट सेट्स हैं। तो आपको अब जो ये कैटेगरी है ना, ये वो सेट्स हैं जो अनकाउंटेबल है। तो ये इनका पूरा स्केच है। ये पूरा जो सर्कल है पहले वाला, ये काउंटेबल है। अब काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ना। इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होने के साथ साथ काउंटेबल भी है। सेट ऑफ इवन नंबर्स इनफाइनाइट होने के साथ साथ काउंटेबल भी है। ऑड नंबर्स इनफाइनाइट होने के साथ साथ काउंटेबल भी है, ठीक है। एन क्रॉस एन, आगे हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, हमें आपको बताई जाती है। तो अनकाउंटेबल सेट ऐसा सेट होता है जिसको, जो काउंटेबल नहीं होता, जिसके लिए कोई फंक्शन आपको नहीं मिलता, जो कि 1 to 1 एड ऑन टू हो। इवन नंबर्स डिनोमिनेबल है, मतलब इवन नंबर्स का सेट जो है ना, ये काउंटेबल। नहीं, एन फाइनाइट कहाँ है, मैंने आपको कहाँ बताया एन फाइनाइट है। का क्या मतलब एन है? इनफाइनाइट सेट है, लेकिन काउंटेबल है। एन एक इनफाइनाइट सेट है लेकिन काउंटेबल है, ठीक है। जैसे ई है, इवन नंबर्स डिनोमिनेबल है। अब यहाँ पे अजान शुरू हो गया, अब अजान के बाद आपसे बात करते हैं। तो इवन नंबर्स आ जाते हैं, इवन नंबर्स भी डिनोमिनेबल है, ठीक है। ऑड नंबर्स भी डिनोमिनेबल है, इंटीजर्स भी डिनोमिनेबल है। दो डिनोमिनेबल सेट्स का यूनियन भी डिनोमिनेबल का मतलब वही है, काउंटेबल या फाइनाइट। तो काउंटेबल हो या फाइनाइट हो, कोई भी हो दोनों में से, उसको हम डिनोमिनेबल ही बोलेंगे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट डिनोमिनेबल सेट्स इज डिनोमिनेबल, ठीक है। एन क्रॉस एन इज डिनोमिनेबल। आप लोगों को अब ये नजर आ रहा होगा ना, ये ब्लू ब्लू जो लगाए हुए हैं निशान, ये जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तब मैंने ये ब्लू, ये जो सॉरी येलो निशान है ना, ये वाले कलर, ये मैंने इसमें लगाए थे, ड्रॉ किए।
तो n क्रॉस n भी डिनोमिनेबल है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी वही टी और सर एस ये वाला। आपने जी क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा कि ये जो आपने मान वगैरह लगाए ना, ये इधर पीएफ फॉर्म में लगाए थे या आपके पास बुक है वहां पे लगाए थे? इधर लगाए थे, ये जो आपके सामने बुक है इसी बुक से पढ़ा था। मैंने अपने पास बहुत कम हार्ड फॉर्म में बुक्स रखी हुई है, मेरी सारी बुक्स जो है ना पीडीएफ फॉर्म में ही होती है। ओके सर। सर बहुत आप ज्यादा जरूरत हो ना, सबमिट मैंने करा प्रिंटर रहे भी हैं रखा इसका? हुआ है। बहुत ज्यादा जरूरत हो ना किसी प्रूफ की या कुछ पेजेस की, तो वो मैं फिर प्रिंट आउट निकाल लेता होता हूँ। अच्छा सर, आप मोस्टली डेफिनेशन थ्योरम्स और उनके एग्जांपल पे फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेपर में भी फिर इसी से रिलेटेड सब कुछ आता होगा, थ्योरम, हाँ जी डेफिनेशन, बिल्कुल। एग्जांपल और उनके एप्लीकेशन वगैरह? हाँ जी, एप्लीकेशन ही आती है ना, थ्योरम्स आते हैं। स्टेट असल में पेपर में थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आती हैं या उसकी एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, बाकी मैथ तो सबको आता है ना, से जितने भी लोग हैं उनको डेरिवेटिव तो आता है। अब डेरिवेटिव तो नहीं ना मैं आपको समझा सकता, इंटीग्रेशन सबको आती है। ठीक है, तो मेरा असल में मेरा यहाँ पे आपको तैयारी करवाने का यही मकसद है कि जो असली जो है ना ट्रैक वो आप मैं आपको वो बताऊं कि किस तरह किसी बुक को पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। समझ रहे हैं ना? जी ये जी इतनी बिल्कुल। सारी डिस्कशन मैं इसलिए ही करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन जब बंदा सेल्फ स्टडी करता है ना, तो वो अपने आप के साथ भी ये सारी डिस्कशन करेगा, तो ही काम बनना है। जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो एक्सरसाइज आती हैं इनमें से भी क्वेश्चन वो डाल ही सकता है हाँ फिर? हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज असल में वही चीजें होती है ना जो आप पढ़ के जाते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि आपका एक ट्रायल होता है। एक्सरसाइज में वही चीजें होती हैं जो आप पीछे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना होता, जी एक्सरसाइज में से जरूरी चीजें निकाल लेनी चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं शो दैट, कहते हैं ना शो दैट या जी प्रूव दैट। एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस जी होते हैं, प्रूव दैट या शो दैट। तो वो चीज भी पेपर में आ सकती है ना, जो चीज वो शो करना चाह रहे होते हैं वो आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं कि ये चीज क्या होगी। और शो दैट वाले लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनमें ही आंसर होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। वैसे सर पास पे देखा जाए तो मोस्टली एफएस डाले मींस का छोटी छोटी कैलकुलेशन करके answer निकालें। हाँ हाँ, अभी अभी तक जितनी हमने रीडिंग की है इस बुक में से, कितने 19 पेजेस अभी तक हमने पूरे भी नहीं पढ़े। ठीक है, 18 पेजेस को हमने पढ़ा है। तो 18 पेजेस को पढ़ते पढ़ते एक जी मल्टीपल चॉइस मेरे सामने आ गया था जो हमें 2020 के पेपर में आया हुआ है, जी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। अब बहुत से लोग उसको इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन वही उन्होंने पेपर में पूछ ली हुई है। सर वो तो बात थी कि वो तीन चार सब्जेक्ट में है, नंबर थ्योरी में भी है, सेट में टोपोलॉजी में भी आती है, उसका तो कुछ कम नहीं था ना। हाँ, लेकिन लोगों को नहीं पता होता ना, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, स्टडी गैप आ जाता है। ठीक है, या कुछ लोग जब खुद पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो वो सिर्फ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दो दो तीन तीन दिन सिर्फ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ के पास हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर हर किस्म के लोग होते हैं ना, एक जैसे तो नहीं ना होते सारे। तो पीपीएससी की तैयारी वैसे मेरी नजर में तो बहुत इजी होती है। आपने देखे ना, कोई थ्योरम प्रूव नहीं करना होता, सिर्फ चीजों को लिंक करके समझना होता है, कनेक्शन क्रिएट कर करके माइंड में एक स्केच बनाना होता है पूरे कोर्स का कि जी पहले चैप्टर में ये चीजें पढ़ी हैं, इसमें ये थ्योरम्स आते हैं, इन थ्योरम्स का ये मतलब है, बस बात खत्म। बाकी इंटरव्यू में भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करवाना होता है। अभी मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये लेस देन 1 मिनट रह गया है।